अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लेसन नंबर 32 कर रहे हैं, एजुकेशन 4 और 5 का। ये आपके फाइनल टाइम प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी की सारी पिछली जो मैं बना चुकी हूँ वो समझ आई होंगी। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइटम एनालिसिस पार्ट 1। क्वेश्चन आपके पास आता है जी, आइटम एनालिसिस है क्या? देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर चेक करती है या एग्जामिन करती है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स को। अब स्टूडेंट किस चीज़ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगा, वो टेस्ट जो टीचर प्रिपेयर करती है उनके लिए, वो क्वेश्चन जो टेस्ट में वो सेट करती है। अब इस पूरे प्रोसेस से टीचर चेक करती है कि जो क्वेश्चन उसने बनाए हैं वो बेहतरीन हैं या नहीं। और एक और बात चेक करती है कि बच्चे को कितना समझ आया इस सब्जेक्ट में या इस लेक्चर के अंदर। तो ये होता है जी आइटम एनालिसिस। हम इसे प्रॉपर वर्डिंग देख लेते हैं। आइटम एनालिसिस इज अ प्रोसेस which examines student response to individual test item, that is questions, in order to assess the quality of those item। अब देखें, टीचर देख लिया कितना बेहतरीन मैंने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ दोज आइटम एंड ऑफ द टेस्ट एज होल, यानी कि वो सारे टेस्ट को चेक करेगी और देखेगी कि बच्चे को कितना पता चला। अब तीन चीज़ों के साथ ये आइटम एनालिसिस डील करता है। फर्स्ट वन इज आइटम डिफिकल्टी, सेकंड इज डिस्क्रिमिनेशन और थर्ड वन इज अफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। वन बाय वन देखते हैं जी, आइटम डिफिकल्टी है क्या। आइटम डिफिकल्टी अगर हम बात करें तो ये एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट की, हम बात करते हैं कि व्हाट इज आइटम डिफिकल्टी, तो ये एक सिंपली एक परसेंटेज के बारे में बात की जाती है। अब किस चीज़ की परसेंटेज? अब ये परसेंटेज उन क्वेश्चंस के जिनके आंसर बच्चा सही देता है, यानी कि जो आंसर्स बच्चा दे रहा होता है पूरे पेपर में, उसे जितने आंसर्स ठीक किए हैं उन सारों को काउंट करके एक परसेंटेज निकाली जाती है। इसे कहते हैं जी आइटम डिफिकल्टी। अगर ज़्यादा परसेंटेज है सही जवाबों की तो वो आसान हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करती हूँ ना कि परसेंटेज सही जवाबों के 85% है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बहुत आसान था, कि आसानी से बता दिया कि ज़्यादा आंसर्स करेक्ट थे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ ना कि 15% है करेक्ट आंसर्स की परसेंटेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत मुश्किल हो गया। अब हमें समझ नहीं आ रहा कौन कितना बच्चे ने गलत लिखा और कितना सही। यानी 15% 100% में से निकालेंगे तो कौन से आंसर सही होंगे और कौन से गलत। तो ये डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन फॉर द आइटम इज यूजली डिनोटेड एज पी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूँ, जो आइटम के लिए प्रोपोर्शन यूज की जाती है ना, उसे डोनेट कैसे किया जाता है? पी से, और इसे कहा जाता है आइटम डिफिकल्टी। अब जब क्रॉकर एल्जीना थी 1986 में, उन्होंने बता दिया था कि देखें, पी होगा ना जहाँ पर, उसका मतलब होगा आइटम डिफिकल्टी है। होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे पूछ लीजिएगा। फार्मूला हम देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर 2 मार्क्स का आता है ना आपके पास क्वेश्चन, व्हाट इज आइटम डिफिकल्टी, तो आप लिखेंगे आइटम डिफिकल्टी इज सिंपली द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग द टेस्ट हु आंसर द आइटम करेक्टली। द लार्जर द परसेंटेज गेटिंग एन आइटम राइट, द इजियर द आइटम। इनफ। अगर हम बात 5 मार्क्स का आता है तो आप थोड़ा सा मजीद लिख लेंगे। अगर 15 फॉर एग्जांपल फॉर इंस्टेंस जो होता है, फॉर एग्जांपल होगा कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज 85 है तो आसानी से समझ आ जाएगी। अगर 15% है तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आपका MCQs रिलेटेड है, टॉपिक नंबर 190, कैलकुलेटिंग आइटम डिफिकल्टी। जैसे कि हमने बताया था ना कि डिफिकल्टी, आइटम डिफिकल्टी को पी से डोनेट किया जाता है। यहाँ पर आके हमें प्रॉपर वर्डिंग मिल जाएगी। P इज इक्वल टू H प्लस L डिवाइडेड बाय N। अब यहाँ पर P क्या है? सही जवाब, यानी कि करेक्ट रिस्पॉन्स, या हम उसे कह सकते हैं टोटल रिस्पॉन्स। H क्या है? वो हाई स्कोर है करेक्ट रिस्पॉन्सेस का। L जो होता है वो लोअर स्कोर होता है, जो कि करेक्ट रिस्पॉन्सेस होते हैं। और N जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो सही जवाबों का हाई है स्कोर वो H में आ जाएगा, और जो सही जवाबों का लो स्कोर है यानी 15% वाले हिसाब से चल रहे हैं तो वो L में आएगा। और N जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। बाकी इसकी एग्जाम्पल थी तो ये पेपर रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे।
आइटम डिफिकल्टी शुड बी मॉडरेट। याद रखिएगा आइटम डिफिकल्टी को मॉडरेट होना ज़रूरी है। टॉपिक नंबर 191, हाई एंड लो परफॉर्मर। अब हाई और लो परफॉर्मर नाम से समझ आ रहा है, जो अब टीचर जो होती है वो टेस्ट को या उसके रिजल्ट को डिवाइड कर देती है और अरेंज करती है दो ग्रुप्स के अंदर, यानी कि जिनके अच्छे मार्क्स हैं उन्हें हाई परफॉर्मर के अंदर ले जाएगी और जिनके कम मार्क्स हैं वो लोअर परफॉर्मर के अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं जी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या होता है। 5 पॉइंट का मार्क्स सॉरी 2 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इसमें होगा जी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स क्या है। देखें, वो एबिलिटी जिससे टेस्ट किया जा सके यानी डिफ्रेंशिएट किया जा सके बिटवीन गुड एंड पुअर स्टूडेंट। एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू टीचर देख सकेगी यानी डिफ्रेंशिएट कर सकती है क्लास के अंदर कि कितने बच्चे हाई स्कोरिंग है यानी कि गुड हैं और कितने लो स्कोरिंग है यानी कि पुअर हैं। वो क्लास में होता है ना कि एक लाइक होता है एक ना लाइक होता है, ये स्कोरिंग डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स में ही आती है। अब इसका जी फार्मूला है D इज इक्वल टू H माइनस L डिवाइडेड बाय N। अब H क्या है, इसमें वही हाई स्कोर है लो स्कोर है जी, वही सारा है, कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, सिंपल सिर्फ फार्मूला चेंज हो गया। वहाँ P था, P इज इक्वल टू H प्लस 1 था डिवाइडेड बाय N था, और यहाँ पर आकर हमारे पास H माइनस L डिवाइडेड बाय N है D के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कर रहे हैं। तो D जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स पे होता है। तो ये था जी लेसन नंबर हमारा 32। अब हम चलते हैं 33 पर। आइटम एनालिसिस का पार्ट 2 है। 2 देख चुके हैं, डिफिकल्टी को भी हमने देख लिया, डिस्क्रिमिनेशन को भी देख लिया। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, आइटम डिस्क्रिमिनेशन एक ही चीज थे। अब देखते हैं जी डिस्ट्रैक्टर क्या है। देखिए हमने बहुत सारी बात की डिस्ट्रैक्टर की, तो डिस्ट्रैक्टर बिल्कुल सेम होता है, यूं कह सकते हैं कि सारा आइटम एनालिसिस के एक जैसा ही होता है। डिस्ट्रैक्टर जो होते हैं वो अल्टरनेटिव चूजन्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा तरीका जिसमें टीचर देखता है कि कितने आंसर्स जो थे वो पॉसिबल थे, कि वो सेट करता है ना पेपर, तो उसे लगता है कि हाँ इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चे आसानी से सही दे सकते हैं। डिस्ट्रैक्टर आर वेरियस अल्टरनेटिव चूजन to be as close as possible to the right answers। वो आंसर जो ठीक के नजदीक होते हैं ना, वो सारे काउंट हो जाते हैं डिस्ट्रैक्टर के अंदर। जब टीचर ने सेट कर दिया कि ओके इतने आंसर्स आएंगे और इसमें इतना क्राइटेरिया एक सेट हो गया कि आज सही हो जाएगा, टीचर को पता है वो जो पेपर बना रहा है उसके दिमाग में चल रहा है कि इतने क्वेश्चन मैं दूंगा और ये वो क्वेश्चन हैं जिनके करेक्ट आंसर हर कोई देगा, तो वो सारा कुछ डिस्ट्रैक्टर में आ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, इन गुड टेस्ट कंस्ट्रक्शन, एक अच्छे टेस्ट को बनाने के लिए जो डिस्ट्रैक्टर होते हैं ना वो फेसिबल्स होने चाहिए, वो रीजनेबल होने चाहिए, और हर चीज़ में यूँ कह लें कि वो अप्लाई किए जाए डायरेक्टली टू द स्टीम, यानी कि उसमें हर पॉसिबल आंसर आ सकता हो। व्हाट इज डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस? सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जी। अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस की, तो ये भी कॉमन मिस्टेक देखेगा जो कि स्टूडेंट बार बार कर रहा है पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए, यानी कि एक क्लास है उसमें एक टेस्ट टीचर ने दिया। अब जब टीचर देख रही है चेक करते हुए कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही है और सारे बच्चे वही मिस्टेक कर रहे हैं जो एक बच्चा कर रहा है, यानी कि कॉमन मिस्टेक्स हो रही हैं स्टूडेंट्स पेपर का अटेम्प्ट करते हुए, तो वो आ जाता है जी डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब टीचर को फौरन समझ आ जाता है कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगर हुआ है तो गलत तरीके से हुआ है। टॉपिक नंबर 196, एनालाइजिंग डिस्ट्रैक्टर। फार्मूला जी वही है हमारे पास, S माइनस एल डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टर की कर रहे हैं ना, तो इसलिए एनालाइजिंग डिस्ट्रैक्टर भी हमारे पास यही है। अब इसमें और हाँ यहाँ पर आके आ गया था 192 है, 198 है सॉरी, पुटिंग रिस्पॉन्सेज ऑन अ शीट। देखें जब टीचर मुख्तलिफ शीट्स में ना रिजल्ट कार्ड बेसिकली जब उसमें सेव करती है रिजल्ट को, तो इसका क्या मतलब, वो सारे रिस्पॉन्स सेव कर देगी उस रिजल्ट कार्ड पर। जब भी वो उस रिजल्ट कार्ड को देखेगी या वो या एक शीट
अगर मैं टीचर के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि टीचर ने एक क्लास में एक शीट बनाई, एक उसके पास पेपर है, उस पर उसने लिख रखा है कि हर बच्चा कितने % रिस्पॉन्स दे रहा है इस जो वो पढ़ा रही है उसके अकॉर्डिंग। ये एक बेहतरीन टीचर ऐसा करते हैं, वरना आजकल तो अल्लाह ही माफ़ करे। Anyway, by looking at the sheet, you can know about the responses to distractor. अब टीचर जब भी शीट को देखेगी तो उसे पता चलेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों को और कौन सा गलत हुआ या कितने में बच्चों ने इम्प्रूव किया। सिग्निफिकेंस क्या है जी डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस की? इसमें हम बात कर सकते हैं कि डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस कैन बी यूजफुल टूल इन एवुलेटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे ही देख लेते हो, क्या जाता है आपका? सिर्फ जाके यहाँ पे आपकी साइट पे मेरा मिला होता है आपको आइकन सब्सक्राइब का और बेल आइकन का, तो वो दोनों प्रेस कर दिया करें। Distractor analysis can be a useful tool in evaluating the effectiveness of distractor. When distractors are not effective, they are virtually useless. यहाँ पर आपको ये बताया क्या कि देखिए बहुत ज़रूरी है जो डिस्ट्रैक्टर आपने सेट किया है वो इफेक्टिवनेस होना, यानी कि उसका अफेक्ट होना बच्चों पर। जैसे कि अगर आप क्लियर कर रहे हैं एक मिस्टेक, अगर एक बच्चा स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा है और सारे बच्चे उसी तरह उसी वर्ड की स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर एप्पल के वो स्पेलिंग लिख रहे हैं APLE, यानी डबल पी को पी का सिंगल ए है, तो बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था एप्पल की तरफ। अब टीचर ने उन्हें इतना वाज़ेह करके बता दिया, इतना सही समझा दिया कि वो अगली दफ़ा जब उन्हें पेपर अटेम्प्ट किया तो उन्होंने APPLE लिखा, यानी करेक्ट कर लिया। तो ये इसने एक अफेक्ट प्रोड्यूस किया था ना बच्चों पर, यानी कि उस डिस्ट्रैक्टर उस शीट पर, यानी कि अगर मैं आपको कहती हूँ कि उस गलत आंसर को उन्होंने सही कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवनेस था यहाँ पर। लेकिन अगर वो फिर भी वैसे ही चलते हैं, जिसे कहते हैं ना वो लकीर का फकीर होना, यानी कि वो नहीं बढ़ते आगे, वो नहीं समझना चाहते, वो करेक्ट नहीं करते, तो इसका सीधा सीधा आके असर डिस्ट्रैक्टर पे पड़ता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि उसका अगर वो इफेक्टिवनेस नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है डिस्ट्रैक्टर। और जो गुड क्वालिटी डिस्ट्रैक्टर होता है ना, वो इंश्योर करता है कि जो आउटकम ऑफ द टेस्ट प्रोवाइड मोर क्रेडिबल एंड ऑब्जेक्टिव पिक्चर ऑफ नॉलेज ऑफ द टेस्ट टेकर्स, यानी कि वही बात जो मैंने बताई कि टीचर जब भी समझाएगी तो बच्चा अगर समझेगा तो ये रिटर्न बहुत बेहतरीन आएगा। लेसन नंबर 34 है मार्किंग एंड असेसमेंट। गाइस, आपके पास एमसीक्यूज में आता है ना असेसमेंट, तो याद रखें असेसमेंट जजमेंट में होती है। समझ के क्या करें, आपके पेपर बहुत इजी होता है। इवन एमसीक्यूज तो बिल्कुल आंखें बंद करके करने वाले होते हैं। टॉपिक नंबर 200 है मार्किंग और असेसमेंट। मार्किंग क्या है? अब हर बच्चे को पता होता है मार्किंग क्या है, यानी कि न्यूमेरिकली जो होता है ना स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर देती है टीचर। 10 है तो ये आपके मार्क हैं, आपने कितने करेक्ट किए कितने गलत किए, करेक्ट को टीचर काउंट करेगी तो वो मार्किंग होगी, यानी वो स्टैंडर्ड उसने एक न्यूमेरिकली बता दिया था आपको कि इस तरह आपने करना है। अब ये ओरल रिटन दोनों फॉर्म में होता है, आगे चल के हम इसे काफ़ी डिटेल में देखेंगे। अभी तो हम इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। व्हाट इज मार्किंग? मार्किंग इज व्हेन यू सेट अ सर्टेन स्टैंडर्ड न्यूमेरिकली, याद रखें न्यूमेरिकली जो होगा वो मार्किंग में आएगा, अबाउट सर्टेन टास्क। Here we are discussing the oral वर्क और रिटन वर्क, दोनों तरीके से हम बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है मार्किंग में, की रेंज क्या क्या है, मार्क्स, ग्रेड्स और परसेंटेज। 201 है जी आपके टॉपिक क्लैरिटी इन क्वेश्चन। जब टीचर एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाएगी ना तो उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर उस क्वेश्चन को क्लियर करे, ताकि बच्चा जो अटेम्प्ट करे उसे समझ आए कि ओके टीचर ने ये बात पूछी है। कंफ्यूजन ना होनी नहीं चाहिए पेपर के किसी भी क्वेश्चन में। मार्किंग स्कीम भी बच्चे को पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो इसके इतने मार्क्स होंगे। अब देखें यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दी गई थी, व्हाट इज ब्लूम टेक्सोनमी। ब्लूम टेक्सोनमी है क्या, तो 10 मार्क्स थे इसके। सेकेंड पार्ट इसका दिया गया था कि देखिए अगर 2 पार्ट के क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको बताना चाहिए बच्चे को कितना पार्ट, हर पार्ट कौन सा कितने मार्क्स कंटेन करेगा। 3 डोमेन ऑफ ब्लूम टेक्सोनमी को उसने 1.5 कहा, फिर उसने टेक्सोनमी को ये 1 पॉइंट एस लिखो, ये है 5।
टीचिंग और लर्निंग के एक क्वेश्चन और दिया तो इसे बताया कि 8.5 इसका ये मार्क्स कंटेन करेगा और आपको इसके अकॉर्डिंग मार्क्स लेने हैं। कोऑर्डिनेशन, टॉपिक नंबर 204, कोऑर्डिनेशन. Coordination must be maintained starting from objective to teaching and then to question of assessment. याद रखिएगा जो कोऑर्डिनेशन होती है ना वो अगर हम बात करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के काम करने को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इसे एक क्लास की अगर हम बात करते हैं तो टीचर जो होती है वो क्लास में इतनी कोऑर्डिनेशन ज़रूर बनाए कि जब वो किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी कि स्टार्टिंग करिए किसी चीज़ की तो एक कंफर्ट लेवल लाए बच्चों को कि उन्हें समझ आ रही है या नहीं। उन्हें इतना दे कि वो क्वेश्चन करें आपसे ताकि उन्हें हर चीज़ को इजीली अटेम्प्ट वो कर सके। जब आप पेपर लेंगे तो तब आप असेस करें कि आया कितने बच्चों को ये बात समझ आई और कितने को नहीं। जो कोऑर्डिनेशन होती है ना परसीव्ड होती है लोकेशन ऑफ मार्क्स आल्सो। ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज लेवल, अब टीचर को पता होना चाहिए वो किस क्लास को पढ़ा रही है और उससे उनका कितना नॉलेज है इस बारे में। अगर मैं आपको यहाँ पर आके एक PhD लेवल की बातें समझाना शुरू कर दूँ तो आपको नहीं समझ आएंगी क्योंकि आपका लेवल नहीं है अभी इतना। तो टीचर को पता होना चाहिए कि कितने लेवल पे जाके वो बच्चों को पढ़ा सकती है या उनका कितना लेवल है आपके सामने। टीचिंग और असेसमेंट, अब टीचर को कितना पता है, मार्क्स कितने हैं, ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया था ना कि आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, शेयर करना। तो टीचर की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के साथ शेयर करे हर इंफॉर्मेशन को। बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेसन नंबर 35 है जी, रब्रिक्स। व्हाट आर रब्रिक्स? रब्रिक्स क्या हैं? ये एक स्कोरिंग टूल्स हैं जिन्हें टीचर यूज़ करती है बच्चे के देखने के लिए कि उस बच्चे को इस लेसन में क्या क्या समझ आए। अब मैं अगर इसे और सिंपल करूँ तो मैं कहूँगी जब आप क्लास में होते हैं जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाती है, इन द एंड ऑफ लेसन, इन द एंड ऑफ दैट क्लास टीचर बच्चों कहती है, क्वेश्चंस करती है कि बताएं जी आपको क्या समझ आया। किसी भी अगर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं कोई स्टोरी सुना रही है टीचर आखिर में पूछ सकती है बताएं फॉर एग्जाम्पल जैक ने क्या किया था। तो बच्चों को अगर समझ आया तो बच्चे फौरन रिप्लाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें रब्रिक्स में आती हैं। ये मैट्रिक्स और ग्रेड्स के फॉर्म में होती है। इसमें हम यूज़ करते हैं जो टूल होते हैं हम इंटरप्रेट और ग्रेड स्टूडेंट्स के बारे में बात की जाती है। एक टीचर क्राइटेरिया स्टैंडर्ड सेट करती है, क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड सेट करती है। रब्रिक्स को हम इसके 2-3 नाम्स हैं। अब देखिए रब्रिक्स एक ऐसा नाम है जो किसी ने सुना होगा। ज़्यादा बच्चों के लिए क्राइटेरिया शीट हो गई, ग्रेडिंग स्कीम हो गई, स्कोरिंग गाइड्स, यानी ग्रेडिंग स्कीम, स्कोरिंग गाइड, क्राइटेरिया शीट, ये सारे होते हैं जी रब्रिक्स। अब हम देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। A rubric is a scoring tool that teacher use to assess student learning after a lesson. A rubric usually in the form of matrix and grade is a tool used to interpret and grade student work against criteria or standards. Rubrics are sometimes called criteria sheet, grading schemes and scoring guide. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है जी रुब्रिक्स क्या हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा रुब्रिक्स क्या हैं और क्राइटेरिया शीट क्या है। एलिमेंट्स क्या होते हैं जी? अभी हमने बात की थी ना क्राइटेरिया शीट की, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ऑफ क्राइटेरिया जो प्रोवाइड करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटेड ऑब्जेक्ट, बच्चे के परफॉर्मेंस, बिहेवियर और उसकी नॉलेज लेवल को जो चेक करता है, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो चेक करता है। अब किसी चीज़ का होना ज़रूरी है किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, तो हम कहेंगे कि एक सेट किया हमने क्राइटेरिया, कुछ मार्क्स अगर फॉर एग्जांपल हमने सेट कर दिए कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। अब टीचर वो बच्चे से सवाल करती है तो टीचर देखेगी क्लास में कितने परसेंटेज बच्चों ने सही जवाब दिया और कितना ने गलत दिया। तो ये रब्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है। डिफरेंट लेवल्स होते हैं जी, इसकी वजह से चेक किए जाते हैं, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस चेक किए जाते हैं। अब वो लेवल क्या हो सकते हैं? वो हाईएस्ट क्या हो सकते हैं या लोएस्ट हो सकते हैं, यानी बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट।
फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि डिस्क्रिप्टर्स दैट स्पेसिफाई द परफॉर्मेंस corresponding to each level to allow assessors to interpret which level has been met. अब जब टीचर परफॉर्मेंस चेक करती है ना हर बच्चे की, तो टीचर को पता चलता है ओके बच्चे ने इतना लेवल कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल हम थोड़ी सी देख लेते हैं। This should be noted that starting from the highest point, the standard set over here gradually move toward lower standard. जब हम शुरुआत में बात करते हैं किसी चीज़ की बात करते हैं तो शुरू का जो लेवल होता है ना वहाँ पे सेट हो जाता है क्राइटेरिया हाईएस्ट पॉइंट। यानी कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को सारा कुछ समझे तो मतलब है कि बच्चा आपको हर बात समझ रहा है। तो आपने एक क्राइटेरिया सेट हो गया यहाँ पर एक हाईएस्ट पॉइंट का, फिर आहिस्ता 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 वो नीचे आता है। हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलते। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ना रब्रिक्स के, या यूं कह ले कि ऑब्जेक्टिव और रब्रिक्स टॉपिक नंबर 210 है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन और टॉपिक हेल्प इन सेटिंग रब्रिक्स। तो रब्रिक्स को सेट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक ख़ास हासिल की किस वजह से ये सबक हम आपको पढ़ा रहे हैं। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब हम चलते हैं जी लेसन नंबर 36 की तरफ, और हम दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। टॉपिक नंबर 211 आप लोग काइंडली सब्सक्राइब जरूर किया करें। देखें 80% स्टूडेंट मेरा ऐसे ही देख रहे हैं बगैर सब्सक्राइब किए, तो काइंडली कर दिया करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को सिंपल से सिंपल ले जाऊँ। और काइंडली ये कमेंट मत कीजिएगा कि बहुत फजूल मत बोला करें। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वही बताऊँगी मैं आपको, और कोई फजूल बात नहीं कर रही होती। टॉपिक नंबर 211 है जी सिग्निफिकेंस ऑफ रब्रिक्स। रब्रिक्स की सिग्निफिकेंस हम देखते हैं, वही बात जो हमने शुरू में बात की थी कि यूजिंग अ सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स एजुकेटर कैन असेस ई स्टूडेंट परफॉर्मेंस। क्वेश्चन अगर आपके पास आता है जी एजुकेटर कैसे असेस करते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को, तो आप बताएंगे बाय यूजिंग ऑफ रब्रिक्स। A rubrics makes explicit a range of assessment criteria and expected performances. Standard assessors evaluate student performance against all of these rather than the assigning single subjective scores. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ इसी वीडियो में, तो इतना होप्स आपको ये समझ आया होगा। जो रब्रिक्स होते हैं ना, फिर भी चलें, रब्रिक्स जो होते हैं ना वो एक असेसमेंट की एक सेट करते हैं रेंज को, एक क्राइटेरिया की रेंज को सेट करते हैं और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को भी चेक करते हैं। जो असेसर्स होते हैं ना वो देखते हैं कि स्टूडेंट ने कितने अच्छी परफॉर्मेंस दी है अकॉर्डिंग टू ऑल 3 ग्रुप्स, यानी असेसमेंट, क्राइटेरिया, स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये सारा कुछ। तो एक सब्जेक्ट स्कोर के अंदर वो कितना कुछ परफॉर्म कर सका, तो वो सारा कुछ रब्रिक्स के थ्रू पता चलता है। इसके बाद ही हमारे पास था असेसमेंट रब्रिक कैन बी यूज लेसिंग। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो इसे हम कहते हैं स्किप। अच्छा डायमेंशन देख लीजिएगा थोड़ी सी कि व्हेन चेंजिंग दिस डिटेल स्टैंडर्ड टू ग्रेड। अच्छा ये हम लोग बात कर रहे हैं ना चैलेंजेस की, रब्रिक्स के अकॉर्डिंग चैलेंजेस भी आते हैं। अब क्या चैलेंजेस आते हैं देखिए, जब टीचर ग्रेड्स के स्टैंडर्ड चेंज कर देती है, वर्कलोड हो जाता है टीचर पर, टीचर बहुत ज़्यादा काम कराना होता है, तो टीचर स्किप करना शुरू कर देती है चीज़ों को। और जो स्टूडेंट सम टाइम डिपेंड टू मच ऑन दी स्टैंडर्ड, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे उस स्टैंडर्ड्स पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करना शुरू कर देते हैं। बाकी इसमें था डेवलपिंग रब्रिक्स में इतना नहीं था। स्कोरिंग रब्रिक्स, अच्छा 216 है जी आपके पास स्कोरिंग रब्रिक्स। कैसे स्कोर किया जा सकता है? एग्जाम्पलरी विद एग्जाम्पल अगर कहते हैं तो वो आपको मार्क्स बता देंगे और आपको चेक करेंगे कि आके ओके ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट आता था और इसका आपको समझ थी कि ये है क्या चीज़। विद एग्जाम्पल आप बता सकते हैं गुड क्वालिटी, अच्छा लिखा होना चाहिए, एवरेज होनी चाहिए, बिलो एवरेज, यानी कि 4-5 चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। First at the top is related to the best performance, the last show the least level, 2 in the middle is related to average। देखें अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, अगर स्कोरिंग रब्रिक्स में आ जाएगा कि आप एक
बेहतरीन जो बच्चे होते हैं जो अटेम्प्ट करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन, तो वो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है। जब आपसे क्वेश्चन किया जाता है तो आपको हर क्वेश्चन के साथ एक एग्जाम्पल भी आप खुद से दे देंगे तो वो एक यूँ समझ लें बेस्ट परफॉर्मेंस काउंट होगी। जो लास्ट होता है ना बिलो एवरेज, वो बिल्कुल लीस्ट लेवल होता है। जो दरमियान वाले दो होते हैं ना गुड क्वालिटी और एवरेज, ये दोनों एक एवरेज ही होते हैं, अभी ओके फाइन पता है। एक्स्ट्रा जो चीज़ होती है वो एग्जाम्पलरी में आती है, यानी कि इसे सही समझ आया। तो ये थी जी लेसन नंबर 36। होप्स आपको सारा लेसन समझ आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ आती मुझसे पूछ लीजिएगा, और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।